गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग सर। आ रही है आवाज बेटा? यस सर। यस सर। देखिए, हमने जो पढ़ा था कल पर अपने वायुमंडल की संरचना हो गई बेटा, समझ में आ गया था क्या? वायुमंडल की संरचना समझ में आ गई थी भाई? निखिल अग्रवाल कल था कि क्लास में बेटा? मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज उड़ रही है क्या मेरी? यस सर। भी आप बोल नहीं रहे हो, आप लोग आवाज नहीं आ रही क्या? कल मैंने वायुमंडल की संरचना कंप्लीट करवा दी थी। हमने पढ़ा था कि जो वायुमंडल है वो 5 परतों से मिलकर बना है। एक बार इससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जो रहा है, उसको मैं क्लियर करवा देता हूँ। वायुमंडल में सबसे निचली परत बेटा कौन सी थी? शोभ मंडल। दूसरी समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल में ही आपकी जो परत थी वो कौन सी थी बेटा? ओजोन परत। ओजोन परत। इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ वायुमंडल की संरचना। ठीक है, ये आपके समताप मंडल। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो हमारी सौरमंडल थी वो कितनी ऊंचाई पे थी? भूमध्य रेखा से तो 18, ध्रुव से 8, मिलाया तो 13। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं कौन से में होती है बताइए? कल क्लास किसने ली थी? कौन कौन बच्चे कल क्लास में थे? जो आज जुड़े हैं वो एक भी बच्चा क्लास में नहीं था। विशाल प्रजापति कनिका, विशाल प्रजापति कनिका, निकिता नो सर। कल क्लास में नहीं थे। नहीं। सौरमंडल में सभी मौसमी घटनाएं घटती है और हमने पढ़ा था ऊंचाई पे जाने पे सौरमंडल में तापमान भी क्या होता है? घटता है। वायुमंडलीय तत्वों में भी क्या आती है? कमी आती है। किसमें? सौरमंडल में। तापमान देखें तो ध्रुव से ले तो 45 डिग्री माइनस, और भूमध्य रेखा से ले तो लगभग 80 डिग्री माइनस हो जाता है। कहाँ पर? सौरमंडल की सीमा तक, जिसको हम क्या बोलते हैं? सौरमंडल और समताप मंडल की जो सीमा है उसको हम बोलते हैं शोभ सीमा। क्या बोलते बेटा? शोभ सीमा। इंग्लिश में इसको ट्रोपोस्फेयर और इस शोभ सीमा को ट्रोपोपोज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके समताप मंडल स्टार्ट हो गया। ठीक है, समताप मंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 50। 50 में 20 तक का भाग है, ये वाला भाग समताप का भाग है, जहां तापमान एक समान रहता है। वायुयानों की उड़ान के लिए ये काम आता है। इसके ऊपर 20 से 50 जो आपके ओजोन की लेयर है, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। ये 50 किलोमीटर का जो एरिया है उसकी जो रेखा है वो ऊपरी परत मध्य सीमा या मध्य मंडल मध्य मंडल और समताप मंडल की सीमा है, जिसको हम क्या बोलते हैं?
समताप सीमा। क्या कहते हैं? समताप सीमा। अब मध्यमंडल में तापमान पुनः गिरने लग जाता है और यहाँ अंतिम जाके लगभग 100 डिग्री माइनस तक हो जाता है। ठीक है, और मध्यमंडल और इससे ऊपर वाला जो मंडल है इसको बोलते हैं हम तापमंडल या आयन मंडल। ठीक है, समताप मंडल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, और मध्यमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेसोस्फीयर। इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोस्फीयर। ये कल हमने पढ़ा था बेटा साइड से। थर्मोस्फीयर में क्या होता है? आयनीकृत तत्व होते हैं और आयनीकृत तत्वों के कारण घर्षण होता है और घर्षण से तापमान क्या होता है? बढ़ता 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 चला जाता है। इसमें तापमान सर्वाधिक बढ़ता है। इसके लास्ट वाली परत है उसको हम बोला बाह्यमंडल या एक्सोस्फीयर। बहिर्मंडल बोल दो, बाह्यमंडल। अब इसके बाद देखो तापमान घटा है सौरमंडल में, समताप में समान रहा है, फिर आपके ओजोन परत में बढ़ गया, फिर मध्यमंडल में कम हो गया, फिर आयन मंडल में तापमान बढ़ा है और आगे बढ़ता 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 चला गया है। ठीक है, अंतिम में जाके लगभग तापमान आपका 5000 डिग्री से भी ऊपर हो जाता है। तो ये तो स्थिति है आपकी इन परतों की जो हमने कल पढ़ी है। बताओ समझ में आएगी मेरी बात? ठीक है, इसमें एक टॉपिक रह गया हमारा। क्या टॉपिक था कि एक तो हमने इसमें पढ़ लिया था आयन मंडल में परत डी ई एफ जी 4 परत होती है। ठीक है, जो आयनीकृत तत्वों को हमें क्या करती है? उनके माध्यम से हमारी जो तरंगे जाती है, हमारी वेव जाती है, वो क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। और यहाँ पे जो रेडियो प्रसारण है, टीवी प्रसारण है, यानी उपग्रह संचार प्रणाली है, वो इसी मंडल से संचालित होती है। इसी मंडल में उपग्रह को हम छोड़ते हैं। ठीक है, और आगे जाके बहिर्मंडल के आगे 10,000 किलोमीटर ये तापमंडल है। ये कितना है? 640 किलोमीटर। मध्यमंडल की ऊंचाई कितनी है? 80। ठीक है, इसकी कितनी है? 50। और लगभग 20 किलोमीटर तक क्या है? समताप। और इसकी है आपकी 13। 640 से लेके और 10,000 किलोमीटर तक आपका क्या है? बाह्य मंडल है। कौन सा है भाई? बाह्य मंडल। इसमें टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाता है। अब हम आपसे जो बात है मेन कि ये तो हमने परतीय संरचना पढ़ी है, इसके बाद हम रासायनिक आधार पर वायुमंडल की इस परतीय संरचना को 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं बेटा? 2 भागों में बांटते हैं। एक तो है सममंडल। कौन सा मंडल है? सममंडल। होमोस्फीयर। एक तो कौन सा बेटा? सममंडल यानी होमोस्फीयर। एक क्या है? विषम मंडल 10,000 तक। सममंडल कहां तक है? 80 किलोमीटर तक। कितना? 80 किलोमीटर तक आपका क्या है? सममंडल है। 80 से ऊपर क्या है? विषम मंडल है। 80 से ऊपर तक क्या है? विषम मंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं? विषम मंडल या हेट्रोस्फीयर। विषम मंडल या हेट्रोस्फीयर कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विषम मंडल या हेट्रोस्फीयर कहते हैं। बताओ समझ में आ रही बात? अरे आप नेटवर्क नहीं आ रहा बेटा? क्या प्रॉब्लम आ रही है? जवाब नहीं आ रहा? यस या नो? जवाब तो आना चाहिए ना। यस सर। भाई क्लास में भी हो नहीं हो, मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, एक भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कल मैंने ये सारी चीज पढ़ा दी थी। आज हमारा टॉपिक बाकी था कि एक तो सममंडल एक विषम मंडल। अब सममंडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो हमारी जो रासायनिक संरचना है लगभग क्या है? समान है। और यहाँ पे रासायनिक संरचना में क्या आता है? बदलाव आता है।
क्या आता है बेटा, रासायनिक संरचना में बदलाव आता है। आपकी बुक में ये चीज नहीं है, सममंडल और विषममंडल से जुड़ी हुई कोई चीज आपके बुक में नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल का जो पार्ट है 80 किलोमीटर तक का, ये पार्ट आपके किस में आता है, सममंडल में आता है। और 80 किलोमीटर से ऊपर 10,000 किलोमीटर का पार्ट है वो आपके विषम मंडल में आता है। निचले मंडल को क्या बोला, सममंडल, क्योंकि यहाँ पर देखो आपके नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और जो भी गैसें हैं वो एक निश्चित रूपरेखा में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ऊपरी भाग में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे गैसों की पर्टिकुलर आणविक परत पाई जाती है, पर्टिकुलर आणविक परत पाई जाती है। जैसे हम बात करें, आपके नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर आपके एक तो नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, फिर हीलियम और हाइड्रोजन, 4 गैसें कौन सी स्थिति में पाई जाएगी, हीलियम और हाइड्रोजन। ये कौन सी स्थिति पाई जाएगी, आणविक स्थिति में, यानी स्वतंत्र रूप से कौन सी स्थिति में, आणविक स्थिति में आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन पाई जाएगी। ये अलग अलग क्या है, संरचना है, यानी रासायनिक संरचना क्या है, अलग अलग है। कैसे भाई, नाइट्रोजन आपके 80, कई लोग 90 मानते हैं इसको, लेकिन हम क्या है 80 जो एनसीईआरटी में है, 80 से लेकर और आपके 120 तक, 80 से लेकर आपके 80 से लेके और 200 किलोमीटर तक है वो क्या मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी। 200 से लेकर 1100 किलोमीटर तक है वो आपके ऑक्सीजन मिलेगी आणविक, ठीक है। और 1100 से लेकर के और 3500, 1100 से लेकर के 3500 किलोमीटर तक आपकी हीलियम मिलेगी, और 3500 किलोमीटर से लेकर के और 10,000 किलोमीटर तक आपके हाइड्रोजन मिलेगी। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, तो ध्यान रखिए कि सबसे नीचे कौन सी 80 किलोमीटर तक का एरिया है, वहां तो आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, जिनोन, नियोन, क्रिप्टोन, सारी गैसें, धूल के कण, ये लगभग मिलेंगे। लेकिन धूल के कण और बर्फ जो आपके जलवाष्प है, इसकी जो मात्रा है केवल सौरमंडल में ही मिलेगी, ऊपर जाने पे ये है नहीं मिलेगी। लेकिन जो आणविक गैसें हैं वो 80 किलोमीटर से ऊपर, नाइट्रोजन 80 से 200, ऑक्सीजन 200 से 1100, हीलियम 1100 से 3500 और हाइड्रोजन 3500 से 10,000 किलोमीटर तक मिलेगी। अब इसी कारण, इसी भिन्नता के कारण इस परत को, यानी जो विषम मंडल की परत है, उसको हम रासायनिक संरचना में भिन्नता के कारण क्या नाम देते हैं, विषम मंडल कहते हैं या हेट्रोस्फीयर कहते हैं। और नीचे की परत है उसमें रासायनिक संरचना है वो समान होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे सममंडल कहते हैं। तो बताइए समझ में आएगी बात मेरी? यस सर। यस सर। आई ना? तो आपसे कोई पूछ ले साहब सममंडल और विषममंडल, सममंडल सममंडल क्यों है, क्योंकि इसमें रासायनिक संरचना क्या है, लगभग समान है। विषममंडल को हम क्यों कहते हैं भाई विषममंडल, क्योंकि इसमें रासायनिक संरचना में अंतर देखने को मिलता है। जैसे नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, हीलियम गैस है और हाइड्रोजन गैस है। आप तो ये याद कर लो, NO2 और H2, इस प्रकार से इसकी सीक्वेंस है, ठीक है। NOHEH2, ठीक है, ये आपकी क्या है, सीक्वेंस याद कर लो। सबसे नीचे NOHE और H2, ये आपके ध्यान रखना, ठीक है। HE नहीं, HH2 ऐसे याद कर लो, ऐसे भी याद कर लो। H यानी हीलियम और H2 मतलब हाइड्रोजन। बताओ समझ में आ गया क्या?
यस सर। यस सर। आ गया। इस प्रकार आपका जो ये लेसन है जिसमें हमने पढ़ा वायुमंडल की संरचना और संगठन, तो संगठन में 3 तत्व और संरचना में 5 परतें। फिर इस संरचना में हमने रासायनिक आधार पे और पढ़ लिया सममंडल और विषममंडल। कहीं आ जाए, ठीक है। तो आप एक एक प्रश्न का जवाब देना कि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो कौन से मंडल में होती है? शोभ मंडल। सौर मंडल में। सवनीय घटनाएं कौन सी में होती है? सौर मंडल में। इस कारण से सौर मंडल को सवनीय मंडल भी कहते हैं, सवनीय मंडल, ठीक है। और शोभ मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यह आपके ग्रीक भाषा के शब्द ट्रोपो से बड़ा है। ट्रोपोज, ट्रोपोज का मतलब क्या होता है? विक्षोभ। विक्षोभ का मतलब है झंझावात, आंधियां वगैरह जो होती ना, उससे इसका शब्द का जो निर्माण हुआ है। इस कारण से जितने भी विक्षोभीय परिवर्तन होते हैं, मौसमिक परिवर्तन होते हैं, वो किसमें होते हैं? शोभ मंडल में। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? शोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। विक्षोभ मंडल भी कहते हैं, सवनीय मंडल भी कहते हैं। दूसरा, वायुयान किस में चलेंगे भाई? आयन मंडल में। तापमान बराबर होता है, ठीक किसी प्रकार के विक्षोभ नहीं होते हैं। ओजोन परत में क्या होता है? पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है, ठीक है। मध्यमंडल विशेष नहीं है, ठीक है। तापमान मध्यमंडल में घटता है या बढ़ता है? बढ़ता है। घटता है, बढ़ता नहीं बेटा, घटता है। तापमान जो है आपके मध्यमंडल में घटता है, तापमान सौरमंडल में घटता है, तापमान समताप मंडल में समान रहता है। तापमान ओजोन में क्या होता है? ओजोन में तापमान बढ़ता है। और आपके जो आपके मध्यमंडल है उसमें तापमान पुनः घटता है, और आयन मंडल में तापमान बढ़ता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तापमंडल। क्या बोलते हैं? तापमंडल। आयन मंडल से एक प्रश्न और है आपके सामने। कितनी लेयर बताई थी बेटा कल मैंने? 4। DEFG, DEFG। अब इसमें दीर्घ तरंगे, लघु तरंगे और मध्यम तरंगे 3 होती है। तो दीर्घ तरंग वाली कौन सी है? दीर्घ तरंग है ये वाली है ना। मध्यम वाली? नो भाई दीर्घ वाली ये है सर। क्या? नहीं, क्या बोल ये रहे तो हो? लघु वाली है अरे सर, मैं ये ये तो बोल रहा लघु हूँ, वाली है। आप समझो पहले। इस तरंग, इस परत का तरंग ध्येय दीर्घ होता है। तरंग ध्येय क्या होता है? दीर्घ। ई परत का तरंग ध्येय क्या होता है? मध्यम। मध्यम तरंग ध्येय। इसका दीर्घ तरंग ध्येय, इसका लघु तरंग ध्येय, इसका तीनों। अब दीर्घ तरंग ध्येय जिसका है तो दीर्घ को तो अवशोषित कर लेगी नहीं है भाई। दीर्घ जिसका है वो दीर्घ को तो क्या कर देगी? अवशोषित। और लघु को क्या कर देगी? परावर्तित। भाई जिसका तरंग ध्येय दीर्घ है वो कौन सी तरंग को परावर्तित करेगी? लघु को। जिसका मध्यम है वो मध्यम को ही परावर्तित कर रही है। जिसका लघु है वो किसको करेगी? दीर्घ को। समझ में आई मेरी बात? समझ में आएगी बेटा? यस सर, यस भाई सर। आपका बोलना भी सही है कि ये दीर्घ, तो ये दीर्घ तरंग ध्येय है, इसका लघु को करेगी परावर्तित, दीर्घ को नहीं करती है। आप कह रहे हो सही हो कि दीर्घ को परावर्तित नहीं करती, किसको करेगी? लघु को करेगी। मध्यम वाली मध्यम को कर देगी, और ये लघु वाली दीर्घ को करेगी। और जी किसको करेगी? तीनों को। सभी को कर देगी। बताओ समझ में आएगी मेरी बात? समझ में आएगी क्या? यस सर। हाँ, तो ये दीर्घ तरंग ध्येय है, तो निम्न आवर्ती की जो भी तरंगे आएगी उनको परावर्तित करेगी। ये मध्यम आवर्ती की तरंग को परावर्तित करेगी, और वो दीर्घ आवर्ती की तरंग को क्या कर देगी? परावर्तित करेगी। वो तीनों को कर देगी, ठीक है। फिर वायुमंडल में क्या होता है? तापमान बढ़ता है,
वायुमंडल में क्या होता है, तापमान बढ़ता है। अब एक चीज बताओ बेटा कि सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी परत का पार्ट है? कौन सी परत का पार्ट सबसे ज्यादा है? कैलकुलेट करो देखे भाई। वायुमंडल को हमने बताया कि 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई है साहब इसकी। कितनी है? 10,000। ठीक है, 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई है और 640 किलोमीटर की ऊंचाई है किसकी? आयन मंडल की, आयनोस्फीयर की। ठीक है, अब 640 के बाद कितना रह गया? बताओ बेटा, 640 के बाद कितना रह गया? अरे पूरा ही रह गया ना, 9,000 तो वो रह गया, 300 वो रह गए, 9,360, 9,360। 360। तो 9,360 है, तो बताओ कौन सी परत सबसे ज्यादा है? कौन सी परत का क्षेत्र सबसे ज्यादा? सीधा सा क्वेश्चन आपके पास सामने, आंसर और बता दिया मैंने। बताइए। आयन मंडल। हैं? आयन अरे आपका मंडल। माइंड काम नहीं कर रहा। 13 किलोमीटर तक तो मैंने बताई क्षोभ मंडल, 50 किलोमीटर तक बताई कौन सी? समताप मंडल, 80 किलोमीटर तक बताई मध्य मंडल। तो ये बताओ, 13 किलोमीटर तो ये, 50 में 13 घटाए कितने बचे? 37। ठीक है, और ये 30, ये 30 की, ये 37 की, ये 13 की, और इसके ऊपर 640, तो 80 घटा दो 640 में। भाई 640 में क्या घटा दिया? 80, तो कितने बच गए? 560, 560 ये मान लो। फिर 560, तो ये कितनी? 9,000 है ना ऊपर वाली, ये कितनी है? मेरी बात नहीं समझ में आएगी बेटा अभी तक भी? आप, नहीं सर, कुछ भी समझ में अब नहीं आया। मैं बोल रहा हूं आपको, आपके पास प्रश्न ये है कि वायुमंडल में कौन सी परत का क्षेत्र सबसे ज्यादा है? सोचो, बताओ फटाक से। वायुमंडल में कौन सी परत का क्षेत्र सबसे ज्यादा है? बताओ। निखिल अग्रवाल नहीं मध्यमंडल का। मध्यमंडल। बेटा मध्य मंडल तो 30 किलोमीटर का है, ये आपके 37 किलोमीटर का है। तो आपको काउंटिंग नहीं आती है बेटा? आपको काउंटिंग आती है क्या भाई? 13 ज्यादा, 37 ज्यादा, 30 ज्यादा, या 560 ज्यादा, या 9,000 ज्यादा? कौन ज्यादा है? 9,000। 9,000। ये किसका है? ब्राह्मंडल। फिर एक छोटे से प्रश्न के लिए आप 5-7 मिनट लगा दिए। बताओ, बताओ सबसे ज्यादा कौन सी परत का भाग है? वायुमंडल। वायुमंडल का ही है। बस सबसे ज्यादा भाग किसका है? वायुमंडल। अभी भी नहीं समझ में वायुमंडल का। आएगी बेटा? अरे विशाल, प्रिया, निकिता, निखिल, अभी भी समझ में नहीं आया क्या ये चीज? प्रश्न कैसे भी आ जाए, यस। सबसे कम कौन सी परत का भाग है? क्षोभ मंडल का। क्षोभ मंडल का, उसके बाद मध्य मंडल का, उसके बाद समताप मंडल का, और उसके बाद आयन मंडल का, और उसके बाद बहिर्मंडल का। वायुमंडल का। बहिर्मंडल का। आगे समझ में क्लियर है?
अरे समझ में आया Yes, नहीं आया? Yes, आ sir. गया। अब आपकी Yes, बुक में जो प्रश्न है वो देखिए। बुक में प्रश्न है पहला, जवाब दीजिएगा, अपने पास में 3-4 मिनट ये है। और मंडे को पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, शोर, विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है? बताइए बिना ऑप्शन ही। नाइट्रोजन। nitrogen, नाइट्रोजन। वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बिना ऑप्शन बताइए। शोभमंडल, शोभमंडल। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। समुद्री नमक, परागकण, राख, दुए की कालीमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है? बिना ऑप्शन। धूल के कणों धूल के कण, बिल्कुल क्लियर है, धूल के कण। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है भाई? कितनी ऊंचाई पर? 90 किलोमीटर। भाई इसमें सबसे मेन ऑप्शन यही है, 90 किलोमीटर। वैसे आप बोलोगे साहब ऑक्सीजन तो है, तो आणविक ऑक्सीजन है बेटा, वो आणविक ऑक्सीजन है, वो हमारे कोई काम की नहीं है। 200 से 1100 किलोमीटर तक। वो कौन सी है? आणविक ऑक्सीजन। तो इसमें सबसे लिमिटेड पॉइंट नीचे वाला है ना, 90 वाला, वो आ गया। ठीक है, इसके बाद आपके अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सौर विकिरण के लिए क्या होती है? पारदर्शी। और किसके लिए? आपके पार्थिव विकिरण के लिए क्या होती है? अपारदर्शी। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या? Yes, sir. yes sir, परावैंगनी किरणों को अवशोषण करने वाली गैस कौन सी है? ओजोन, ठीक है, अब एक बताओ कि जो वायुमंडल के किस तत्व को चादर की संज्ञा दी गई है? चादर। अरे जलवाष्प बताया था ना, जलवाष्प को चादर की संज्ञा दी गई है। किसको? yes sir, हाँ। जलवाष्प को। मौसम और जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं? तो तत्वों में देखो याद करना, बादल, तापमान, वर्षा, तापमान। ठीक है, ये क्या है? तापमान का बढ़ना कम होना। ठीक है, बादलों का बढ़ना, बारिश का होना, ये सारे क्या है? हमारे जलवायु के तत्व है। तो जलवायु के तत्व में दो ही चीज ध्यान रखना, वर्षा और तापमान। वर्षा और तापमान। इसके बाद में आर्द्रता है, बादल बनना है, ये सारे क्या है? जलवायु के और मौसम के तत्व है। बताओ समझ में आ गया क्या? एक yes प्रश्न है, sir, सौरमंडल सभी Yes, से sir. बेस्ट क्यों है? क्योंकि यह मानवीय क्रियाएं आराम से हो सकती है ना, और सब वनस्पति जीव जंतुओं के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए। ठीक है बेटा, ओके। yes sir, सर 4 Yes, चैप्टर के sir. नोट्स आप बना रहे हो क्या? क्या? 4 चैप्टर के नोट्स आप बना रहे हो, मैं सेंड कर दूंगा आपको। हाँ बेटा, मैं 4 चैप्टर के नोट्स है ना, वो बन जाएंगे उतने, ठीक है, नहीं तो आप लोगों ने लिखे होंगे ना। रेफरेंस से मेरे पास पुराने मिल गए सर मेरे को। भेज देना। ठीक है। ठीक है।